हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं ग्रिग्नॉन रीएजेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 to 30। ये एम.एस. चौहान एडवांस प्रॉब्लम फॉर आईआईटी जेई बुक का सॉल्यूशन है। उसमें अपन ग्रिग्नॉन रीएजेंट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मैंने डिस्कस किया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया अपना दिस एंड दिस, ये देख रहे हैं जो आप, ये CH3 लगा हुआ है। ये CH3 का जो पोजीशन है वो वेज पोजीशन पे दिया गया है और यहाँ पे मुझे रिएक्शन करवानी है CH3 MgBr के साथ। ये CH3 MgBr क्या है? ये आपका एक ग्रिग्नॉन रिएजेंट है। तो ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट जो है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक क्यों करता है वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। बिकॉज ये CH3 MgBr में CH3 ये माइनस होता है। इन जनरल जो आप लिखते हो ग्रिग्नॉन रिएजेंट वो लिखते हो RMgX। वो कुछ आप इस तरीके से लिखते हो, Mg पे +2 चार्ज, X पे -1 चार्ज और R पे माइनस चार्ज। तो ये R माइनस जो है ये दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो ये बेस की तरह बिहेव करता है और एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो बेस की तरह बिहेव कब करेगा? जब आपके सामने कोई एसिड पड़ा हुआ हो तो वो एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, वो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे अभी तो कोई बेस नहीं है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे ये अटैक इसीलिए कर रहा है बिकॉज इस कार्बोनिल ग्रुप की खासियत क्या होती है कि ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो डेल नेगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव आता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो डेल पॉजिटिव पे अटैक करेगा और अटैक करके कुछ ऐसा बनाएगा। ये CH3 तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे ये शिफ्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज और ये रहा CH3। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या करना है, NH4Cl। वो लास्ट टाइम भी NH4Cl के बारे में मैंने कुछ बताया था। NH4Cl एक सॉल्ट है। NH4Cl एक सॉल्ट है जो कि NH4+ और Cl- में ब्रेक होता है। ये NH4+ फर्दर आपको H+ दे देता है। तो बेसिकली दिस NH4+ इज़ सोर्स ऑफ H+। तो ये H+ जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है और ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है। अब इस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है मुझे इस प्रोडक्ट की कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इसकी। तो इसको अपन देखते हैं ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है जिस पे OH लगा हुआ है, दिस कार्बन इज़ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कैसे है? इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप चारों डिफरेंट होने चाहिए, तो 1 और 2 डिफरेंट हैं। लेफ्ट साइड में आओ, ये CH2 ये CH2 और आगे बढ़ते हैं, ये CH2 और यहाँ पे CH है तो डिफरेंट हो गया। ये डिफरेंट, आगे बढ़ा सेम, आगे बढ़ा डिफरेंट। ये अपन आगे तब तक चेक करते हैं जब तक लास्ट ना हो जाए। तो ये अपना कायरल कार्बन हो गया। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कायरल कार्बन है, बट यहाँ की एक खासियत है। क्या खासियत है कि इस कार्बन का जो ज्योमेट्री है वो फिक्स है। क्या है? ये फिक्स है। ये फिक्स कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ये वेज पोजीशन पे दे दिया गया। मतलब कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो फिक्स है कि वो हाइड्रोजन जो है वो डैश पे ही होगा। मतलब कि ये ऊपर नीचे इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। और अगर इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो कोई एक कायरल कार्बन जो कि फिक्स रहे और दूसरा कायरल कार्बन चेंज हो रहा हो तो उसको अपन डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, अगर मेरा नॉर्मल ऐसा होता तो क्या होता? मेरा ऐसा नॉर्मल होता तो क्या होता? तो अपन चेक करते कि ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है। अगर ये दोनों कायरल है तो अपन देखते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो अपन बोल देते कि ये मीज़ो है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता तो अपन बोल सकते थे कि ये इनेंशियोमर्स है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। जब ये नॉर्मल बॉन्ड दिया गया मतलब कि ये पोजीशन फिक्स नहीं है, यहाँ पे फिक्स है। तो कोई ऐसा, देखो अब ध्यान से देखना है क्या कि जब भी मुझे डायस्टीरियोमर्स, मीज़ोमर्स और इनेंशियोमर्स बताना हो तो हम देखते हैं इनेंशियोमर्स में सबसे पहले कि अगर 2 कायरल कार्बन हैं तो उस 2 कायरल कार्बन में दोनों कायरल कार्बन का अगर चेंज हो रहा हो, जैसे R से S या S से R जा रहा हो, तो इनेंशियोमर्स बोलते हैं। एक कायरल कार्बन का फिक्स रहे
आर है तो आर ही रह जाए और दूसरा चेंज हो जाए तो उसको अपन डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। और मेसोमर्स क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। डायस्टेरियोमर्स और इनेंशियोमर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं। बाकी और डिटेल्स में बात करना है तो एक कायरल कार्बन हो तो क्या होंगे, 5 कायरल कार्बन हो तो क्या होंगे, तो वो अपन आइसोमेरिज्म में बात करेंगे। यहाँ पे तो अपना आंसर डायस्टेरियोमर्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस। तो मैंने अभी तुरंत बताया था आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट जो होता है, ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है अगर सामने कोई एसिड पड़ा हो या एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। नॉर्मली दो हाइड्रोजन आर एसिडिक हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो, फ्लोरीन से अटैच हो। पहला कंडीशन तो ये होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच होते हैं उसको अपन एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। या दूसरे टर्म में ऐसा बोल दो कि अगर किसी हाइड्रोजन को हटाने से, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर आपने हटा लिया तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हो रेजोनेंस में आ जाएगा। पहले तो रेजोनेंस में आ जाएगा और रेजोनेंस में भी ये एरोमेटिक हो गया तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही स्टेबल हो गया। तो ये वाला हाइड्रोजन को आप एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हो। ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये डायरेक्ट यहाँ से H+ को विड्रॉ कर लेगा और ए ऑप्शन कुछ ऐसा बन जाएगा आपका CH3। ये आपका ए में प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकेंड में अगेन वही है, ये HBr इन वाटर। ये वाटर में देने का मतलब क्या है कि ये वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, HBr भी पोलर नेचर का होता है। तो ये जो वाटर है जस्ट ये एक सॉल्वेंट है, मतलब ये जो HBr है वो सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा पोलराइज होगा, मतलब कि H पे डेल पॉजिटिव और Br पे डेल नेगेटिव आता जाएगा। तो H पे आपका डेल पॉजिटिव आ जाएगा और Br पे डेल नेगेटिव आ जाएगा। अगेन क्या होगा, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जो आपको दिया हुआ है वो देखें, ये जैसे ही ये Li लिखा हुआ है, इस Li से अपन क्या समझेंगे, ये Li के जस्ट पहले वाला जो कार्बन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज करने पे यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन ये बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होके और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। जस्ट डन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लास्ट केस हम लोग देखते हैं, सी वाला केस देखते हैं। यहाँ पे जो ये ड्यूटीरियम है, इस ड्यूटीरियम को आप हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम ये तीनों तो एक दूसरे के आइसोटोप होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और यहाँ पे जस्ट वो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता या हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता। यहाँ पे वो ड्यूटीरियम को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ड्यूटीरियम को अब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनेगा वो अपन देख लेते हैं। बस ये ड्यूटीरियम को अब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ड्यूटीरियम बन जाएगा। सो एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस किस में हो रहा है, तो ऑल ऑफ दिस, सभी में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 मेरे को लगता है कि ये 2 स्टेप करना है, एक तो यहाँ पे करना है, एक तो यहाँ पे करना है और फाइनली मुझे बी बताना है। बी क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगेन आपका दिया हुआ है क्या, ग्रिग्नॉन रिएजेंट। चूँकि चैप्टर ही चल रहा है ग्रिग्नॉन रिएजेंट तो वो बार बार ग्रिग्नॉन रिएजेंट देगा ही देगा, लेकिन वो बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट है। इस बार उसने फिक्स किया है, पहले कुछ फिक्स नहीं होता था। नॉर्मल अगर वो आपको ऐसा लिख दे PHMgBr तो अपन जितना मोल चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। उसने ब्रैकेट में अगर लिख दिया 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल तो आपको 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल ही यूज़ करना है, मतलब एक ही बार आपको यूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप जितनी मर्जी चाहो उतना मर्जी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, कभी कभी वो लिखता है एक्सेस, इसका मतलब भी होता है कि आप जितना मर्जी चाहो उतना बार यूज़ करो। बाय द वे अपन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला जो एरोमेटिक रिंग है इसको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो उस पर कोई अटैक होने वाला नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पे ये अटैक करेगा PH-, ये कुछ इस तरीके से अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो आप ध्यान से देखते जाएंगे, मैकेनिज़्म को बड़े ध्यान से देखना है कि हर एक स्टेप में हो क्या कह रहा है। अगर आप मैकेनिज़्म को ध्यान से समझेंगे
तभी जाके आप IIT JEE एडवांस तक का प्रॉब्लम कर पाएंगे। और ये अपन मेनली तो उसी काम के लिए कर रहे हैं कि एडवांस आपका अच्छे से क्लियर हो, आपको मैकेनिज़्म क्लियर होना चाहिए। मैकेनिज़्म क्लियर होगा तभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट, JEE मेंस, JEE एडवांस, ये सब आप कर सकते हो। भाई देवे दिस इज़ pH। अब क्या करना है हमें, ऑक्सीजन पे तो निगेटिव चार्ज आ गया तो वो अनस्टेबल है। वो लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था आपको कि ऑक्सीजन पे आप समझते हैं कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सही बात है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन वो अगर नेगेटिव चार्ज ना हो तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना रिवर्ट करेगा पीछे की तरफ और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आगे क्या बनेगा वो देख लेते हैं अपन। ये हमारा हो गया है पहला स्टेप। अब पहला स्टेप जब हो गया है तो उसके आगे की कहानी, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, pH MgBr दोबारा से यूज़ करना है। तो दोबारा से कहाँ पे यूज़ होगा, दोबारा से इसी कार्बोनिल ग्रुप पे यूज़ होगा। तो देखते हैं अब कैसे ये यूज़ हो रहा है। दिस इज़ pH माइनस, अगेन यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे अब दूसरा फिनाइल लग गया है। ये ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटॉप जो था वो पहले से भी पड़ा हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहा है H2O लो। तो H2O मतलब H2O से हमने H+ यूज़ करना है, और H+ जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आपका OH हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका OH आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट A। ये हो गया pH, ये pH, ये OH और ये OH, और ये OH कौन सा वाला, 18 वाला OH बन गया। ये बन गया अपना A। अब A के बाद B पे कैसे जाना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने दोबारा से बना लिया है ए प्रोडक्ट को। अब हम इसकी रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ। ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के आपने देखा होगा कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करते हैं तो वो नॉर्मल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज़्म तो कुछ इसी टाइप की यूज़ होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टाइप की, बट यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन टाइप दिख रहा है, वो आपको भी दिखेगा। बाय द वे सबसे पहले तो पॉइंट की बात ये है कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हो H2SO4 के साथ, उसमें क्या करते हो, H2SO4 इज जस्ट बेसिकली अ सोर्स ऑफ H+, बिकॉज ये H2SO4 नाम से ही क्लियर है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो आसानी से H+ देगा। अब बात ये आता है कि ये H+ कहाँ पे ऐड होता है, OH पे ऐड होता है। लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे ऐड हुआ, जब यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या बनेगा, मैं नीचे भी ऐड करके आपको समझाऊंगा कि नीचे ऐड करने में क्या प्रॉब्लम वाली बात है। सॉरी, दिस इज़ नॉट ऑक्सीजन। यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव है आपका। ये जैसे ही H2O ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखें, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है तो ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहाँ पे H+ को लगाकर ये पॉजिटिव चार्ज कर देता तो ये बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता। बेंजीन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बेसिकली अगर वो आप कभी भी, आपको अगर सही से ध्यान हो, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह आपने पढ़ा हो, तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है,
क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट लग जाता है, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण वो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये बेंजीन रिंग के ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ये रेजोनेंस में नहीं चला जाएगा? तो हाँ, आप सोचते हो तो सही सोचते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको साथ रेजोनेंस में करवा देता तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। दिस कार्बन, इस कार्बन की आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बाकी भी मैं लगा देता हूँ। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ज्योमेट्री होती है प्लेनर, सॉरी दिस इज लीनियर। लीनियर मतलब क्या? सिंगल लाइन के लॉन्ग। अगर सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन में कभी रिंग बन सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए रिंग में कभी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं हो सकता, मतलब ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे H+, ये वाला जो H+ है नहीं लगेगा, वो H+ यहीं पे लगेगा। अब मैं फर्दर आगे बात करता हूँ थोड़ा सा। अब वहाँ पे तो सबसे पहले बन जाएगा वो H2O को निकलने के बाद बन जाएगा कार्बोकेटाइन, जैसा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बनता है, तो अपन कार्बोकेटाइन भी बना लेते हैं। ये हमने बना लिया कार्बोकेटाइन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये 18। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक कर देगा। चूँकि ये लोन पेयर है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हो जाएगा जो कि काफ़ी फास्ट होता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होगा तो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगा। अब रिंग फॉर्मेशन होगा तो वो अपन देख ले तो थोड़ा सा कि रिंग जो बनेगा कितने मेंबर्ड रिंग बनेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए ये अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होने वाला है। वो भी मैं फॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। देखें, अगर मैं इसको बोल दूँ 4 और इसको बोल दूँ मैं 6, तो ये 3, ये 2 और ये 1। तो 1 वाले पे क्या क्या लगा हुआ है वो आप ध्यान से देखेंगे। 1 वाले पे लगा हुआ है एक फिनाइल और ये दूसरा फिनाइल। चूँकि ये ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इसीलिए इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन रहेगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, एक चीज़ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में था डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया था, यहाँ पे भी नहीं लगाया था, तो वो मैंने लगा दिया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देके और निकल जाएगा, और ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट बी। बी ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बी जो उसने बोला था पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए ये बना था और ये बन गया है बी। ऑप्शन तो हमें देखना पड़ेगा कि बुक में ऑप्शन कौन सा है। ये तो बुक में ऑप्शन है, ये शायद डी ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। ये देखो डी ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो गया डी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है वो तो सबसे पहले देख लें। ये है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एल्कोहल आर फॉर्म फ्रॉम 3 ऑफ द कंपाउंड विच डज नॉट गिव एन एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल नहीं देंगे? तो अगेन मैं बोलूँ तो यहाँ पे रिएक्शन होगा एल्कोहल देगा, ये रिएक्शन एल्कोहल देगा, ये रिएक्शन एल्कोहल देगा, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, PHO डबल बॉन्ड O और ये OH और ये C2H5 MgBr के साथ रिएक्शन करे, तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है बिकॉज ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ जो है ग्रिग्नॉन रिएजेंट का C2H5 माइनस ये बेस की तरह काम कर जाएगा और ये C2H6 दे देगा। तो यहाँ पे कोई अल्कोहल फॉर्म नहीं हो पाएगा, बाकी सभी केस में अल्कोहल बनेंगे। एस्टर पे रिएक्शन हमने पिछले क्लास में किया हुआ है, एल्डिहाइड पे रिएक्शन हमने किया हुआ है, एस्टर पे रिएक्शन हमने किया हुआ है। तो ये सभी आपको पहले से आना चाहिए कि एस्टर पे रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ, और यहाँ पे करते हैं तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका एसिड बेस रिएक्शन और यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे कुछ इथेन बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं जरा। इसमें कह रहा है अ स्टूडेंट वाज कैरिंग आउट अ ग्रिग्नॉन रिएक्शन बिटवीन
PHMgBr, दिस इज़ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल बेंजोएट। मतलब एक स्टूडेंट है जो PHMgBr की रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, इथाइल बेंजोएट के साथ। अब ये सबसे पहले तो देख लेते हैं अपन कि ये इथाइल बेंजोएट होता क्या है। तो दिस इज़ इथाइल बेंजोएट। OH का मतलब ही होता है कि आपका कोई फंक्शनल ग्रुप एस्टर लगा हुआ हो, तो दिस इज़ इथाइल बेंजोएट। आगे क्या होता है, सी रैन आउट, वो करवा नहीं रहा था, वो करवा रही थी। सी रैन आउट ऑफ एनहाइड्रस ईथर। वो एनहाइड्रस ईथर का यूज़ क्यों कर रही होगी, तो वो इस पूरे रिएक्शन में एनहाइड्रस ईथर का यूज़ कर रही होगी सॉल्वेंट का यूज़, सॉल्वेंट की जगह पे। तो वो सॉल्वेंट फिनिश हो चुका है जस्ट आफ्टर द ग्रिग्नॉन रिएजेंट वाज मेड। जैसे ही ये PHMgBr बना वैसे ही ये आपका जो सॉल्वेंट था वो ख़त्म हो गया, ये जो सॉल्वेंट ईथर था वो ख़त्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कैन स्टिल बी यूज्ड। अब उस सॉल्वेंट की जगह पे क्या यूज़ करें कि टू डिज़ोल्व द इथाइल बेंजोएट फॉर इट्स रिएक्शन विथ ऑलरेडी फॉर्म्ड PHMgBr। अब इस सॉल्वेंट एनहाइड्रस एसिड के जगह पे, एनहाइड्रस ईथर के जगह पे अपन क्या यूज़ करें सॉल्वेंट कि ये PHMgBr इथाइल बेंजोएट के साथ डिज़ोल्व हो जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए। बाय द वे ऑप्शन चेक करते हैं अपन। ए ऑप्शन में दे रहा है वो CH3COCH3 एसीटोन। अगर आपने गलती से ये सॉल्वेंट लेने की कोशिश की तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये PHMgBr इस पे अटैक ना करके वो पहले इसी CO पे अटैक कर देगा, क्योंकि इस कार्बन पे ज़्यादा डेल पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस एस्टर वाला जो डेल पॉजिटिव है ये कम है। तो इसीलिए ये PH माइनस जो है ये सबसे पहले इसी पे अटैक कर देगा, तो जो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होगा उसी पे अटैक कर देगा, रिएक्शन ये हो नहीं पाएगी। नेक्स्ट बी ऑप्शन को अगर देखें तो दिस इज़ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, तो ये होता है इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट की भी यही प्रॉब्लम है कि ये डेल पॉजिटिव इससे ज़्यादा होता है। ये जो इथाइल बेंजोएट में डेल पॉजिटिव है उससे यहाँ पे ज़्यादा डेल पॉजिटिव होता है। इसको अपन अगर अलग से लेक्चर में डील करेंगे कि रिएक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, वो कीटोन में ज़्यादा होती है, एस्टर में ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड में ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा होती है, इसकी बात अपन करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय द वे अभी तो सॉल्यूशन में आप इतना ही समझे कि यहाँ पे डेल पॉजिटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस इथाइल बेंजोएट। तो ये जो PHMgBr है अगेन यहाँ पे पहले अटैक कर देगा, वो इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। थर्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब ये एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है आपका इथेनॉल, इथेनॉल कंटेनिंग लेस देन 1% ऑफ वाटर बाय वेट। इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल, सॉरी एब्सोल्यूट एथेनॉल। अब अगर ये सॉल्वेंट यूज़ करें तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट यूज़ करें तो भैया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों, अगर आपने ये सॉल्वेंट यूज़ कर लिया तो वो इथाइल बेंजोएट के साथ रिएक्शन नहीं होगा। ये तो सबसे पहले PH माइनस जो है ये यहाँ से सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये बेंजीन बना देगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये तो सबसे फास्ट होता है, इसमें तो कुछ कंपेयर करना ही नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है। तो सी ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन में जो ये बेंजीन है इस सॉल्वेंट को अपन यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये PH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे कहीं पे कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, डेल पॉजिटिव कहीं पे नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पे नहीं है, ये नॉन पोलर है, तो इस पे आसानी से इसको अपन यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले आप समझ लें कि इसका आंसर है डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे से वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट एक्स, ये जो एक्स दे रखा है यूज्ड इन दिस रिएक्शन, अगर रिएक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ जाए तो कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट यूज़ होंगे या कितने इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट यूज़ होंगे, वो बताना है। सबसे पहले तो ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट जो भी है यहाँ पे ये बेस की तरह भी काम करता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन और ये एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बार बार बोला है those hydrogen which are attached with more electronegative element like oxygen
नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, और वो एसिडिक हाइड्रोजन को ये pH माइनस बेस की तरह बिहेव करके वो निकाल सकता है, तो 3 मोल तो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद और आगे बात करते हैं। ये जो लिखा है अगेन ये एक एस्टर है, यहाँ पे pH माइनस ये MgBr कैसे यूज़ होगा, बाकी सारे कहानी में मैंने बता दिया कि 3 मोल यूज़ होंगे। यहाँ पे बस अपन देख लेते हैं। अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे रिवर्ट आएगा और ये OCH3 को बाहर कर देगा, ये OCH3 माइनस बाहर हो जाएगा, बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज़ CO एंड दिस इज़ PH। नेक्स्ट दोबारा से ये pH MgBr यूज़ हो सकता है, तो ये जब यूज़ होगा इस पे, तो अब की बार लिविंग ग्रुप की तरह कोई नहीं निकल सकता, तो लिविंग ग्रुप की तरह कोई नहीं निकल सकता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सेकेंड स्टेप वाले H3O प्लस से H प्लस को ले लेगा और यहाँ पे OH बना देगा, और ये आपका कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसा आपका प्रोडक्ट बना हुआ है वो यहाँ पे बन गया। बाकी तो आप समझ रहे हैं, वो एसिडिक हाइड्रोजन वाली बात 3 मोल समझ रहे हैं। तो 1 मोल यहाँ पे यूज़ हुआ, 1 मोल यहाँ पे यूज़ हुआ, 2 और 3 मोल ये एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने में टोटल 5 मोल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। 22 में हम देखिए कि क्या करना है। ये भी मेरे को लगता है कि लास्ट क्लास में अपन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा कुछ था, बी ऑप्शन में ऐसा कुछ था। आज अपन इसको ज़्यादा डिटेल्स में कर लेते हैं, क्या है ये, कैसे है, उस पर अपन डिटेल्स में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो ये जो Br है ये Mg पे अटैक करेगा, और ये Mg पे अटैक करेगा तो ये बना देगा आपका टोटल ग्रिग्नॉन रिएजेंट। ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट MgBr बना, तो आगे जैसे ही आप सोचेंगे कि ये PHCHO पे अटैक करे, उससे पहले एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये ईथर जो है ये सॉल्वेंट की तरह जस्ट काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच रहे हैं कि ये PHCHO पे डायरेक्ट ऐड कर जाए, अटैक कर जाए, जैसे नॉर्मली कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये निगेटिव चार्ज जो है अगेन बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो देखिए क्या बनेगा, तो कुछ ऐसा आपका बन के तैयार हो जाएगा। H प्लस चूँकि नाइट्रोजन से गया है तो निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये अटैक करेगा आपका PHCHO पे, जो कि आपका बेंजल्डिहाइड है, इस पे अटैक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इसको ध्यान से देखते हैं। दिस नाइट्रोजन ने ये कार्बन पे अटैक किया है, कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, उस पर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और इस पर फिनाइल लगा हुआ है, और कहीं तो कोई बात है नहीं। नेक्स्ट स्टेप में अपन H प्लस यूज़ करेंगे। H प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं वो मैंने दिया हुआ है कि ये H3O प्लस है, तो H3O प्लस है तो वहाँ से H प्लस आएगा, ये H प्लस का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी को भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया है, और ये प्रोडक्ट देखते अपन किस ऑप्शन के अंदर है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 2 आइसोमर। ध्यान दें यहाँ पे 2 आइसोमर ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। पहले तो 3 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए और उसके भी 2 आइसोमर व्हेन ट्रीटेड विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इन चारों को हम रिएक्शन करवाएं तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए ऐसा जो कि 3 डिग्री एल्कोहल दे रहा हो, साथ में उसके 2 आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हों। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, 1 बाय 1 प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल कहाँ पे है। 3 डिग्री एल्कोहल के बाद चेक कर लेंगे अपन कि 2 आइसोमर कौन सा दे रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से। दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये pH माइनस इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब चूंकि वो दे तो नहीं रहा हमें, क्या नहीं दे रहा, H3O प्लस एसिडिफिकेशन करवाने के लिए, बट फिर भी मैं बार बार बोलता रहा हूँ, वो दे या ना दे हम यूज़ कर लेंगे, तभी हमारा अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज ये अल्कोहल तो नहीं बनेगा। फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉन रिएजेंट एसिडिफिकेशन करवाना ही होता है।
तो ये बन गया अपना ए ऑप्शन का प्रोडक्ट। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये देखकर समझ में आ गया। अब इसके 2 आइसोमर होंगे या नहीं होंगे वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बी ऑप्शन चेक करते हैं। सेम टाइप की रिएक्शन यहाँ पे भी, मैकेनिज्म तो वही सेम रहने वाली है। इस पे अटैक करेगा CO पे, क्योंकि डेल पॉजिटिव है इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे और कुछ ऐसा बनेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये pH। कुछ बच्चे बार बार सोचते हैं ऐसा कि सर ये MgBr कहाँ चला जाएगा। कहीं नहीं जाएगा बच्चे। MgBr आप चाहो तो यहाँ पे लगाओ, आपकी इच्छा है, नहीं चाहो मत लगाओ। क्यों? प्रोडक्ट में कहीं पे तो ये आना नहीं, ये आयनिक फॉर्म में रहता है, प्रोडक्ट में कहीं आना नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एसिडिफिकेशन करवाएंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। अगेन ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर पे, सी ऑप्शन में हमें बनाना है ऐसा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैकेनिज़्म आप खुद से ही लिखें, जैसा मैंने प्रीवियस मैकेनिज़्म लिखा है वैसा ही होगा। मैं इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ, आप भी कुछ करो, सारा काम तो आपने ही करना है। ये भी है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। और डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में भी मैकेनिज़्म आप खुद ही लिखेंगे, मैं इसमें भी डायरेक्ट प्रोडक्ट ही लिखूँगा, क्योंकि 2 सेम टाइप की मैकेनिज़्म मैंने बता दी है। ये भी 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमने बस इतना देखना है कि किसमें 2 आइसोमर मिल रहे हैं, तो चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 डील कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट ए में जो बना है उसको डील करते हैं अपन। कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, बिकॉज ये वाले कार्बन पे ये ग्रुप और ये ग्रुप लगा हुआ है डिफरेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, फिर लेफ़्ट राइट सेम। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो ये दोनों तरफ से सेम ही आएगा, तो यहाँ पे कोई कायरल तो नहीं है। अच्छा, कायरलिटी और चेक करते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे देखो, सेम तरीके से बात करें तो यहाँ पे भी ये कायरल नहीं है। अगर ये कायरल नहीं है तो आप सिंपल ये भी बोल सकते हो कि अगर ये वाला कायरल नहीं है तो ये भी कायरल नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे 2 ग्रुप ही सेम हो गए, यहाँ पे तो कायरल की कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगर ये कायरल नहीं है तो ये भी कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सेम, फिर लेफ़्ट राइट सेम, और ये दोनों तरफ से आएंगे तो सेम। कायरलिटी की कहीं पे बात नहीं है, यहाँ पे भी कायरलिटी की बात नहीं है, आप चेक करेंगे अब। और यहाँ पे भी कायरलिटी की बात नहीं है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स तो कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सोचते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अगर मैं डिटेल्स में बताऊँ तो वो तो मैं आइसोमेरिज्म में ही बता पाऊंगा कि साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं। बट अभी यहाँ पे सिंपल वे में अगर आपसे बात करूँ तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन क्या होती है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, और जिन 2 कार्बन के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है उन दोनों पे लगे हुए 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो वो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ कौन से ऑप्शन को चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है कुछ, ये OH और ये PH। ये ए ऑप्शन को चेक करते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं, बट इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप दोनों सेम है, मिथाइल हैं, इसीलिए GI भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन कुछ ऐसा है, जो प्रोडक्ट बना है मैं उसको अब चेक कर रहा हूँ। सॉरी, दिस इज CH3। अब बी ऑप्शन मेरे को सही लग रहा। क्यों सही लग रहा? क्योंकि बी ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पे 1 और 2 दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। इस कार्बन जिसके अबाउट रोटेशन होना रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये रिंग रोटेट नहीं कर सकता, रोटेट करेगा तो वो टूट जाएगा। यहाँ पे एक ये मिथाइल लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा हुआ होगा? ये हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये GI शो कर सकता है, मतलब ये सिस ट्रांस दे सकता है आपका।
तो मतलब इसके 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे। आगे हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन तो डायरेक्ट सी ऑप्शन तो हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन में देखें, इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बाकी सभी कार्बन पे CH2 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 मतलब 2 हाइड्रोजन है, ग्रुप सेम हो रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ ऊपर नीचे वाले कार्बन आप चेक कर रहे हो, बाकी कार्बन आप चेक नहीं कर रहे हो। तो बाकी कार्बन पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सभी जगह पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 है, इसीलिए मैं चेक नहीं कर रहा। सो अपना आंसर हो गया ऑप्शन बी, जिसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रहे हैं। आपसे ये भी पूछता कि कौन से आइसोमर, तो आप आसानी से बता सकते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स, बिकॉज कायरल कार्बन कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और यहाँ पे आपको देख रहा है एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है। शायद आपने ऐसा न्यूमैन प्रोजेक्शन ना ही देखा हो, क्योंकि यहाँ पे कीटोन बना हुआ है, और कीटोन का न्यूमैन प्रोजेक्शन तो मुझे बहुत ही रेयर लगता है कि बहुत ही बच्चों ने नहीं ही देखा होगा। या साइक्लिक कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड का जो या जो साइक्लिक कंपाउंड का आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है वो बहुत कम ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन को समझते हैं ज़रा सा हम। यहाँ पे देखते हैं कि फ्रंट कार्बन कौन और बैक कार्बन कौन, फ्रंट कार्बन पे क्या लगे हैं, बैक कार्बन पे क्या लगे हैं। तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये बैक कार्बन, क्योंकि ये जो सर्कल अपन करते हैं ये बैक कार्बन के लिए सर्कल करते हैं, तो बैक कार्बन पे ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा, फ्रंट पे क्या लगा हुआ है, फ्रंट को भी चेक करते हैं। ये अंदर की तरफ गया हुआ है, मतलब ये फ्रंट पे और ये फ्रंट पे। तो बैक कार्बन मतलब उसको अपन बोलते हैं कार्बन नंबर 2 और फ्रंट वाले को बोलते हैं कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या क्या लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है एक फिनाइल, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। ये बैक कार्बन पे लगा हुआ है। अच्छा, फ्रंट कार्बन पे क्या लगा भाई, C डबल बॉन्ड O, ये H, ये हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम MeMgBr के साथ। ये नॉर्मल मैंने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल प्रोजेक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए अपन दोबारा से इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर देंगे। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, अटैक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और नेक्स्ट एसिडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, H+ ऐड करना पड़ेगा। H+ ऐड करेंगे तो क्या होगा, HCPH CH3, ये कार्बन OH H और ये मिथाइल। ये वाला जो कार्बन है वो नया एक कायरल कार्बन फॉर्म हो गया है। जब ये कायरल कार्बन फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये चारों ग्रुप जो हैं वो 1 2 3 और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ये अगर कायरल है तो इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, या R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। मतलब ये OH ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखें तो ये OH लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। बाय द वे अपन बात करें कि कार्बन नंबर 1 कौन था, 2 कौन था, तो ये था कार्बन नंबर 1 और ये था कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या क्या लगे हुए भाई, ये होता है फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है मिथाइल, एक तो लगा है हाइड्रोजन, एक तो लगा है OH। बैक वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, वो देखें, बैक वाले कार्बन पे एक लगा हुआ है फिनाइल, एक लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है आपका मिथाइल। कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फिनाइल को मैंने मिथाइल से थोड़ा सा दूर रखा है। दूसरा इसी का फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें ये जो OH है वो लेफ़्ट साइड में आ जाए और इस तरीके का कोई प्रोजेक्शन आप बना सकते हैं। ये OH, ये H, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये फिनाइल। तो टोटल आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कायरल कार्बन हो रहा है तो इसके 2 फॉर्म होंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बोथ A एंड B करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में ये आपका अगेन ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट RMG
और ये Br, तो ये R पे तो निगेटिव होता है। अगेन दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये इस पे अटैक कर जाए, तो अटैक करेगा तो जैसा आप रिएक्शन CO में देखते रहे हैं वैसा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे अच्छा, कि अगर आपने इस वाले कार्बन से अगर यहाँ के हाइड्रोजन को अगर आपने एसिड बेस रिएक्शन करवा के निकाल लिया, यहाँ पे इसको बेस की तरह काम करवा के, और अगर आपने इसको निकाल लिया, तो ये बहुत सुंदर बात क्या हो जाएगी, सुंदर बात ये हो जाएगी कि यहाँ पे जो दिस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ भी और इस ऑक्सीजन के साथ भी। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर हाइड्रोजन निकालने के बाद जो निगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस में चला जाए या वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए, तो वो हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, उस हाइड्रोजन को अपन एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काउंट होगा और यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर देगा, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा आपका। सो ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखें तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे उसने लिखा है दिस इज S डबल बॉन्ड O और ये MgBr, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया था तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आप न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा सकते हो। नहीं लगाना है मत लगाओ, मैं कभी नहीं लगाता, लेकिन ये ऑप्शन में लगा हुआ है तो मैं लगा दिया हूँ। जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बार आप ये लगा सकते हो, लेकिन फर्दर वो H+ वगैरह आ जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए अपन वो यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, वो बोल रहा है मेरे से कि when carboxylic acid react with organolithium reagent, this is organolithium, है ना। वो ऑर्गेनो का मतलब क्या, वो ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड कौन होते हैं, वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल। तो यहाँ पे भी कार्बन है और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल, तो इसीलिए उसने लिख दिया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। टू गिव कीटोन साइड रिएक्शन समटाइम्स अकर, फॉर एग्जाम्पल दिस। वो बोल रहा है कि एक ये आपका कीटोन बनना चाहिए, है ना, और बाकी ये दूसरा एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो वो बोल रहा है इसमें आपको कितना मोल ऑर्गेनोलिथियम यूज़ करना पड़ेगा। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अगेन मैं बता दूं कि ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये जस्ट एक ईथर है और मैं, आप देखते रहो कि मैं बार बार यूज़ करता रहा हूँ इसे एक सॉल्वेंट की तरह। बाय द वे हम टोटल रिएक्शन की बात करते हैं। टोटल रिएक्शन में क्या होगा, टोटल रिएक्शन में कुछ ऐसा होगा, ये CH2 होल ट्वाइस मैं लिख देता हूँ, दो बार नहीं लिखता, ये CH3, अगेन मैं इसको होल ट्वाइस लिख देता हूँ और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ये CH3Li के साथ ये CH3 पे अगेन ये माइनस, चूँकि मेटल है तो इस पर प्लस रहेगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा। पहला मोल यूज़ हो गया, ध्यान रखना, पहला मोल यहाँ पे यूज़ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मोल यहाँ पे यूज़ हो जाएगा क्योंकि ये भी एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे पहले ये क्यों नहीं, पहले ये क्यों, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव चार्ज आया ना तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, और उसको भी बोलते हैं अपन इक्वली कंट्रीब्यूटेड रेजोनेंस। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज है, इसीलिए पहले यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा देन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो एट प्रेजेंट में तो मैं 2 H को हटा ही दूँ, एक ये और एक ये को, दोनों को हटा दूँ, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CH3L - Li+ यूज़ कर रहा हूँ और कुछ ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये CH3Li जो है ये CH3- अटैक करेगा अगेन इस पे, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, जैसे वो ग्रिग्नॉन रिएजेंट करते थे, जस्ट लाइक ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट ही है। और ये कुछ ऐसा बना लेंगे, सॉरी ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और चूँकि यहाँ पे मिथाइल अटैक हुआ है तो ये मिथाइल आ जाएगा। आगे क्या करना है, आगे जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये NH4Cl यूज़ हो रहा है तो यहाँ से H+ सभी पे आप यूज़ कर लो, जहाँ जहाँ पे O- है सभी जगह पे H+ लगा दो, तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। तो ये प्रोडक्ट की तरफ अपन मूव कर चुके हैं, CH, CH3, ये CH2 होल ट्वाइस, और ये C, ये OH, ये OH, और ये मिथाइल नया ऐड हो चुका है।
अब हम जानते हैं क्या कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से निकल जाता है आपका क्या, H2O बाहर हो जाता है। तो H2O बाहर हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, ये OH CH2 होल ट्वाइस CH CH3, ये CH2 होल ट्वाइस और ये CO और ये Me। ओवरऑल यहाँ पे कितने मोल यूज़ हुए हैं CH3Li, 2 मोल मैंने बताया था यहाँ पे यूज़ हो गए, 1 मोल यहाँ पे यूज़ हो गया। इट मीन्स टोटल 3 मोल्स आपके यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे से x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग alcohol cannot be prepared by the reaction of acid chloride with excess of Grignard reagent followed by acidification। acidification मतलब वो H+ लगाना। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एसिड क्लोराइड होते क्या हैं। दिस इज़ एसिड क्लोराइड RCOCl। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो ग्रिग्नॉन रिएजेंट क्या लेना है, लेकिन मैं ऐसा ले लेता हूँ RMgX टाइप, R- ले लेता हूँ। ये कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप, ये कोई दूसरा एल्काइल एट प्रेजेंट मान लेता हूँ, हो सकता है कि वो सेम भी हो। ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसा होगा, ये RCO नेगेटिव, ये Cl और ये R-, ये ऑक्सीजन वाला रिवर्ट होके ये क्लोरीन चूँकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो उसको निकाल देता है, ये CO, ये R-, अगेन ये R-MgX जो है वो अगेन रिएक्शन करेगा इस पे, और ये एसिडिफिकेशन लास्ट स्टेप में अपन करवा देंगे, ये R-, R- और ये आपका एसिडिफिकेशन H+ करवा दिया, तो ये क्या बना, RCOH R-, ये R-, ये आपका एक 3 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। इसमें आप देख रहे हैं कि R- और R- मतलब दोनों एक सेम चीज़ हैं जो कि आया है आपका ग्रिग्नॉन रिएजेंट से। तो आप ऑप्शन में चेक करें, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें सेम हैं, फिनाइल और फिनाइल सेम है, अच्छी बात है। R- की तरह मतलब कि फिनाइल यूज़ हुआ होगा। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल सेम है, मतलब R- की जगह पे मिथाइल यूज़ हुआ होगा। यहाँ पे इथाइल इथाइल सेम है, मतलब R- की जगह पे इथाइल यूज़ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इथाइल मिथाइल फिनाइल, यहाँ पे तो 2 बार कंटिन्यू रिएक्शन हुआ R- का ना, तो R- 2 बार लगने चाहिए थे ना, लेकिन R- मतलब यहाँ पे कोई सेम हो ही नहीं रहा, तो वो बोल रहा है कि कौन नहीं बनेगा, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में अगेन हमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो करवाना है MgI ग्रिग्नॉन रिएजेंट के साथ, तो इसको भी फटाफट देखें, चीज़ें वही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, ये बीच में ये नहीं है, MEMgI, ये MEMgI जब होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये NH4+ अगर आप यूज़ करेंगे तो ये OH बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ये OH, ये CH3 और बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये तो A बन चुका है, अब B के लिए क्या करना है मुझे, H+। अब H+ है तो ऑब्वियसली ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा, OH2+, चूँकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इसलिए उस पर तो प्लस चार्ज आएगा ही। अब ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे और कुछ ऐसा बनेगा। अब देखें, थोड़ा सा हमने हीट भी किया है, तो हीट करेंगे तो H+ निकलना चाहिए, वो H+ कहाँ से निकलेगा उसकी ज़रा सी बात कर लेते हैं। ये जो हमने बनाया है इसी को फर्दर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। देखो, जो काम मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ लेफ़्ट रिंग के साथ, वो काम आप राइट रिंग के साथ भी करवा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाय द वे यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे तो आ गया बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन निकलते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये नहीं लगाया था मैंने।
अब आप इसमें दो बातें सोचेंगे, जो बातें सोचेंगे उसका मैं आंसर पहले से कर देता हूँ। सर ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे था तो यहीं से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकल गया, यहाँ पे रेजोनेंस होके जाने की क्या आवश्यकता थी। तो पहली बात ये है कि जब रेजोनेंस होता है तो अपन रेजोनेंस करवाते हैं क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए हमने रेजोनेंस करवाया। दूसरा, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अपन कभी भी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करते हैं। रेजोनेंस करवाने के बाद जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो आपने हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से क्यों नहीं निकाला। तो अगेन देखो ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड से निकाला, और ऐसा निकालने से ये टोटल का टोटल कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरोमेटिक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो टोटल हो गया 7 पाई बॉन्ड। तो 7 पाई बॉन्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वो आप जो चेक करते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है वो विच द रिएक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर विथ ग्रिग्नॉन रिएजेंट by acidification followed by acidification leads to the formation of एलिमेंटल सल्फर का मतलब क्या। एक तो पहले मैं ले लेता हूँ ये ग्रिग्नॉन रिएजेंट। एलिमेंटल सल्फर मतलब क्या, बस सल्फर है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे सोच रहे होगे आप कि यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन CO मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो अटैक किस पे करेगा ये, कोई एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है तो किस पे अटैक करेगा। तो मैंने इन जनरल बताया या तो ये बेस की तरह काम करेगा, नहीं तो न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे अटैक करेगा। अब ध्यान से देखें तो ये सल्फर जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, ये 3s2 और ये 3p4। अगर ये 3p4 और 3s2 देखूँ तो ये 3p4 हो गया, सॉरी 3s2 और 3p4 कुछ ऐसा होगा। आगे थर्ड सेल खुल चुका है तो 3d पूरा का पूरा खाली है, इसके पांचों ऑर्बिटल वैकेंट है। तो पांचों ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये इस पे अटैक कर जाएगा, इसके इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और ये बन जाएगा R, और ये S पे नेगेटिव चार्ज। आगे अगर अपन एसिडिफिकेशन करवाएं तो एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या होगा, बस H+ लग जाएगा, तो ये RSH। इसको अपन बोलते हैं मरकैप्टन। मरकैप्टन। सल्फॉक्साइड किसे बोलते भैया, सल्फॉक्साइड ऐसा, इसको सल्फॉक्साइड। थायोईथर किसको बोलते हैं, तो ईथर इसको बोलते थे ना, तो थायोईथर किसको बोलेंगे। जब भी प्रीफिक्स आ जाए थायो तो समझ जाओ कि ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। तो थायोईथर किसको बोलेंगे, यहाँ पे R लगाओ, यहाँ पे R लगाओ। जैसे इसको बोलते थे ईथर, ये ईथर था तो ये अपना हो गया थायोईथर, ठीक है। सल्फोनिक एसिड किसको बोलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप ऐसा लगा हुआ हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसको अपन बोलते हैं पूरे को मरकैप्टन। इसको मरकैप्टन बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ तो अपना यहाँ पे मरकैप्टन बन चुका है। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30, और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा खासा क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो चलो बाय द वे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया इसी चैप्टर के अंदर, जब यहाँ पे लगा हुआ था S डबल बॉन्ड O आई थिंक सो। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, कोई दूसरा क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो क्वेश्चन किससे मैच करता है, क्वेश्चन नंबर 30। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है, तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। बाय द वे यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों साइड से बने हुए हैं आपके क्या, ग्रिग्नॉन रिएजेंट। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, अगेन ये सॉल्वेंट है, इसका कोई भी काम नहीं है, सॉल्वेंट ये इसको रखने के लिए है बस। H3O+ मतलब लास्ट में मुझे क्या करवाना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। बाय द वे अपना काम फिर से वही स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये MgBr, ये CH2 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 और ये MgBr। ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, कोई एक नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया। जब ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, वो बैक जाके और वो टूट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी ऐसा ही हुआ था, आप देखना उसकी मैकेनिज्म, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया CH2 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 और ये MgBr। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऐसे रिवर्ट होगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ध्यान से देखते रहना, बस क्या होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो देखो मैं पहले इसे बना रहा हूँ, फिर इसे कंटिन्यू करूँगा। देखो MgBr, ये CH2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार को मैं जस्ट ऐसे लिख लेता हूँ CH2 होल 4।
उसके बाद ये वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्या, C, और ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवर्ट हुआ है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3, ये 3 CH2 लगे हुए हैं, तो अपन लगा देते हैं CH2 और ये CH2। उसके बाद वाले पे क्या लगा हुआ है, उसके बाद थर्ड कार्बन के बाद यहाँ पे आया हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज। ये सारा का सारा काम हमने कर लिया। अब क्या होगा, ये CH2 जो लिखा था इसको थोड़ा डिटेल्स में मुझे अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसी का अटैक होना है तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं उसको CH2 को थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लेता हूँ बस। ये CO के बाद क्या था, CH2, ये CH2 और ये MgBr। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। आप बोलेंगे कि सर ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक किया, ये वाला क्यों नहीं किया? तो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, दे हैव टेंडेंसी टू कैप्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसने अटैक किया। दूसरी बात कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बन रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस न्यूक्लियोफिलिसिटी का अंतर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग है। अब देखो ऐसा कर देते हैं, कुछ अपन नंबरिंग कर लेते हैं कि रिंग जो बनेगा, रिंग में कौन कहाँ पे होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आएगा कार्बन जिस पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और 1 नंबर पे आएगा CH2 जिस पे MgBr लगा हुआ है, वो हट जाएगा, और इसी 5 नंबर पे ये CH2 होल थ्राइस ऑक्सीजन नेगेटिव जाएगा। बनाते हैं, तो 5 नंबर पे मैंने क्या बोला था, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसी 5 नंबर पे ये CH2 होल थ्राइस और ये O माइनस MgBr रहेगा। तो ये 5 हो गया, 4 3 2, अपन इसको 1 मान लेते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप में मुझे एसिडिफिकेशन करवाना है, मैं एसिडिफिकेशन करवा देता हूँ, और ये बन गया OH, ये CH2 होल थ्राइस और यहाँ पे भी OH। हो गई कहानी ख़त्म। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में था, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, एक ही कार्बन पे OH लगे हों और CH2 एक ही कार्बन पे, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया, आप ध्यान से देख लें। अब एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर 15 क्वेश्चन का जो ये सीरीज़ था, मैं कहता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है, मुझे समझ में आता है। टफ इन द सेंस मैकेनिज्म हरदम समझना होता है, जिसने मैकेनिज्म नहीं समझना, रट्टा मारना है, वो रट्टा मारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर में कंपटीशन में तो उनसे क्वेश्चन नहीं होना, ये भी कंफर्म है, आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो आपको कोई दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे बुक का सॉल्यूशन बनाना है, कोई दूसरे बुक से आप सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देखूँगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं MS चौहान के सॉल्यूशन के बाद फिर उसके सॉल्यूशन पे आऊँगा, उसके सॉल्यूशन पे फिर आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। तो किसी तरीके से आपका हेल्प होना चाहिए, वो हेल्प तभी होगा जब आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडेज़।